सर आगे का पढ़ाइए। हाँ, ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन। तो दो सेशन हमारे फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो किया। उसके बाद में कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए कल हमने डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। कल की क्लास में सारी चीजें कवर हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ में और उनकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला है हमारे पास सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने जमाने के हैं ये, शुरुआती दौर में जो चालू हुए थे। इन्हें क्या किस लिए बनाया गया था? डिजाइन टू केटर द नीड्स ऑफ सिंगल यूजर एट अ टाइम। एक समय में एक यूजर की नीड को पूरा करने के लिए इनको डिजाइन किया गया था। ओनली वन पर्सन कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड रन प्रोग्राम्स कंकरेंटली। यहाँ पे क्या है, सिंगल यूजर का मतलब एक समय में सिर्फ एक ही बंदा का काम कर सकता है, और सिंगल टास्किंग का मतलब वो एक बंदा एक बार में एक ही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। allows the execution of only one task or program at a time। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। एक बार में एक ही प्रोग्राम चलेगा, दूसरा नहीं चला सकते। यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स नहीं काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल इंटरफेस इनका होता था। मोस्ट ऑफनली इनका जो इंटरफेस होता था वो इंटरफेस था कमांड लाइन। दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है जीयूआई, एक होता है सीएलआई। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हमको ये जो सारे आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं, जिसमें हम क्लिक करके काम करते हैं, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड सेकंड वन इज कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड्स दे करके काम करते हैं। तो जो एमएस डॉस था, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस कैटेगरी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ये है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। जो हमारे नॉर्मली बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास हैं, इनको एक यूजर के लिए ही बनाया गया है, लेकिन एक यूजर एक बार में कई सारे प्रोग्राम्स रन कर सकता है। आप अपना रेज्यूमे भी बनाते रहो, गाने भी चलाते रहो, साथ में ये रेज्यूमे बनाते बनाते नहीं समझ में आ रहा भाई करना क्या है, गूगल से जाओ कॉपी पेस्ट करके ले आओ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये सब आप एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। इसलिए इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग बोल लो या मल्टी प्रोग्रामिंग बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, ताकि सीपीयू जितनी भी टास्क चल रही है उनको अलॉट किया जा सके, एलोकेट किया जा सके। तो मेजरली जो यहाँ पे यूज होती है, एक होती है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग और एक होती है राउंड रॉबिन। ये दो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग, जैसा कि कल मैंने बताया था, सीपीयू मैनेजमेंट। तो सीपीयू मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये दो बहुत जरूरी काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कई सारी एल्गोरिदम्स होती हैं आपके पास। राउंड रॉबिन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। कई एल्गोरिदम्स होती हैं। काम होता है कि जो प्रोसेस मैंने जितने ऐप ओपन कर रखे हैं, उन एप्स को सीपीयू पे रन कराना, जितने भी एप्स ओपन है उनको बारी बारी सीपीयू पे रन कराना, ये काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। सपोर्ट्स बैकग्राउंड प्रोसेसेस दैट रन्स कंकरेंटली विद फोरग्राउंड टास्क। देखो, हम अगर कोई ऐप ना भी ओपन करे हो ना, तो भी कभी अपना सीपीयू की या फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस में जाके चेक करना। रैम यूज हो रही होती है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी यूज हो रही होती है, सीपीयू वर्क कर रहा होता है। क्योंकि कई सारे बैकग्राउंड टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो 24/7 चलते रहते हैं जब तक कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन रहता है। तो वो प्रोसेस जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वो प्रोसेस जो पीछे चलते रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथ फंक्शन कराने के लिए, उन्हें कहा जाता है बैकग्राउंड टास्क। और जो टास्क हम करते हैं जो हमें सामने दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है फोरग्राउंड टास्क। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स के कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है हमारे पास
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है एक साथ में कई सारे यूजर्स की नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कल हमने देखा था मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये दो जो कंप्यूटर्स होते हैं मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बार में कई सारे लोग सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं कहीं पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होता है, वहां पे सर्वर्स होते हैं और कुछ क्लाइंट्स होते हैं। तो जो वो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है मेन एक सर्वर पे होता है। उस सर्वर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो वही सेम चीज है जो भी हमने मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी है। ठीक है, वही सेम चीज है। मैक ओएस हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स वगैरह सारी चीजें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके लिए ना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसको ध्यान रखोगे, और वो कीवर्ड है टाइम कंस्ट्रेंट। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको टाइम कंस्ट्रेंट्स को एकदम ध्यान से, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, प्रोवाइड्स डिटरमिनिस्टिक एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ensuring that tasks are executed within देखो यहाँ पे defined time constraints। साफ साफ लिखा हुआ है टाइम कंस्ट्रेंट्स में, यानी कि यहाँ पे जैसे मतलब काम करने का एक टाइम पीरियड फिक्स है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, गारंटीज अ टाइमली रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट। टाइमली रिस्पॉन्स की यहाँ पे गारंटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेट सिस्टम क्लॉक और फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। assigns priority level to task to reflect their criticality and in meeting deadlines। एग्जाम्पल्स से याद रखो, RT Linux, फ्री RTOS, VxWorks और QNX। ये सारे के सारे जो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। आगे शायद इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जहां पे एक बार को डेडलाइन थोड़ी सी रिलैक्स कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे 19-20 का फर्क चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है कि डेडलाइन जो दी गई है उस डेडलाइन के अंदर ही काम करना है, अदरवाइज कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका अगर मैं देखूं बताऊं तो मिसाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाइल जो है, मिसाइल का जो सिस्टम्स होता है, डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे एक एक सेकंड की कैलकुलेशन, एक एक सेकंड का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वहां पे एक एक सेकंड की फीडबैक, एक एक सेकंड की रिपोर्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है। तीसरा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहां पे क्या है, एयर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। वहां पे भी अगर छोटी सी चूक हो जाएगी तो बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या मैंने 3 एग्जाम्पल इसमें बताए, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा डिफेंस के जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, स्पेशली मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा क्या बताया था, तीसरा कौन सा बताया था, रिमाइंड कराना, मैं भूल गया, मैं याद नहीं था। चलो खैर, तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एटीएम मशीन भी जो होती है ना, एटीएम मशीन में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। टाइम कंस्टेंट होता है, आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको पैसे निकालने, अगर नहीं निकालोगे या फिर थोड़ा डिले करते हो आप, तो वहां पे ट्रांजेक्शन फिर कैंसिल हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम कंस्टेंट है उसके अंदर काम पूरा होना है, अदरवाइज या तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं, फेल हुआ, टाइम कंस्टेंट नहीं मीट कर पाए तो लॉस झेलना पड़ सकता है। सर वन क्वेश्चन है आपसे।
हाँ सर पूछिए। ज्वाइन होने पर ना एक लड़की, मतलब मेरे पास एक मैसेज आया, ज्वाइन होने पर ना उसका डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, हाँ तो क्या डालना है सर? देखो, डिस्प्ले नेम में आपको ना अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद में जो आपके रोल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट्स है वो लिखने हैं। ओके ओके। ओके। ओके, थैंक यू ठीक। सर। यू वेलकम। फिर उसके बाद होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उन नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए इनको बनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क में यूजर ऑथेंटिकेशन, कंट्रोल का एक्सेस प्रोवाइड कराना, फाइल्स और प्रिंटर्स को शेयर करना, डेटा ट्रांसफर एक नेटवर्क के अंदर, मेनली एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग की सारी चीजें ऑपरेट करना, संभालना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यहाँ पे ये डोमेन नेम सिस्टम की भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट के लिए। ये जो लास्ट की दो चीजें है ना, डीएनएस और डीएचसीपी, इस पे बिल्कुल लोड मत लेना, अगले वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी इतना समझो कि एक नेटवर्क में जो रिक्वायरमेंट्स होती है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैसेजिंग हो रहा है, नेटवर्क एक्सेस, रिमोट एक्सेस हो रही है, और फाइल्स और प्रिंटर्स और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक्सेस कंट्रोल की जा रही है, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल की जा रही है, ये सारी की सारे जो जिम्मेदारी होती है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करता है। ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारे पास में एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई नॉर्मली ये तो हमारे डेली लाइफ में बहुत बहुत कॉमन चीज है, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोबाइल के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये टच फ्रेंडली होता है। वास्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स जो मेजोरिटी में यूज होते हैं वो टच स्क्रीन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, iOS, एंड्रॉइड और विंडोज का भी आता है। ये यहाँ पे नीचे के जो ये लिखे हुए हैं ना, ये गलत एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। आपका जो एंड्रॉइड है, iOS है, और विंडोज का भी मोबाइल फोन आता है, विंडोज का जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होता है। और उसके अलावा आपका एक ब्लैकबेरी भी आता था। अच्छा एक बात बताइए, आपके मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइस तो नहीं आ रही है फालतू आपको? नहीं सर। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे सोसाइटी में काम चल रहा है थोड़ा, बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं ये लोग, इधर उधर सामान फेंक फेंक के। तो अच्छी बात है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है। यहाँ तो बहुत उधम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। अब एम्बेडेड डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? देखो, एम्बेडेड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनको बड़े हार्डवेयर में मेजरली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में फिट किया जाता है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक स्मार्ट एसी है, उस स्मार्ट एसी के अंदर में जो चिप लगी हुई है वो एक एम्बेडेड चिप है। स्मार्ट टीवी में जो चिप है वो एक स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट वॉच है आपकी। उसके अलावा स्मार्ट गैराज, स्मार्ट सिटी, बहुत सारी, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है ना स्मार्ट वाले, वो सारे के सारे ना एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं। और उन एम्बेडेड डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे क्या होता है, टाइमली एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे मेन जो है ना, रियल टाइम एप्लीकेशंस यहाँ पे भी होती हैं, और बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स होता है। यहाँ पे भी जैसे आरटीओएस होता है, टाइम पे काम चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी टाइम पे काम चाहिए होता है। लेकिन इसका जो मेन मेन एसेंस है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ऐसा होता है कि जो मेरे ये एम्बेडेड डिवाइसेस है, एम्बेडेड डिवाइसेस जो है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी में ना बहुत मिनिमम और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, कंप्यूटिंग पावर बहुत कम है। तो ये हमारे पास जो जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमारे पास। भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टीवी, दो टीवी, 100 जीबी कितना भी आप रख लो, रैम 16 जीबी, 32 जीबी तक की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड होते हैं।
तो लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से कंट्रोल करने का काम होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नॉर्मली यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना होकर के कमांड लाइन इंटरफेस होता है ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? अगला है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहाँ पे होते हैं देखो यूज। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू एफिशिएंटली प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विदाउट यूजर इंटरेक्शन। क्या है मतलब इसका? बिना यूजर के इंटरेक्शन के बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को मुझे अगर मैनेज करना है ना, तो उसके लिए बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बिना किसी यूजर के इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली सारा काम उस डेटा पे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूज मेंटेन की जाती है। अभी क्यूज क्या होता है, जॉब्स क्या होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और जॉब्स आर एग्जीक्यूट, जॉब्स का मतलब वही सिंपल, जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो प्रोसेस आ रही है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है एक के बाद एक सीक्वेंशियल मैनर में। सॉरी, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इसका सबसे मेन एग्जांपल होता है जैसे वीकली और मंथली बिलिंग सिस्टम्स है। वीकली और मंथली बिलिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का भैया आपने ले रखा है सब्सक्रिप्शन, अब मंथली वो डेटा प्रोसेस होना है, आपके पास एक नोटिफिकेशन जाना है, आप पेमेंट करोगे, वो प्रोसेस होगा। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद में आपको कंफर्मेशन मिलेगा। हर महीने रिपोर्ट जनरेशन होनी है, रिपोर्ट जनरेट होनी है, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग होनी है, पेरोल सिस्टम जो है, सब्सक्रिप्शन वाले जो सिस्टम्स होते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, इसको कोई देखता नहीं है पीछे बैठ के। यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है, जो ऑटोमेटिकली बल्क में आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का क्या है? सिंपल सा है, ये वही जो भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था उसी की तरह होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, कॉमन सीपीयू है, कॉमन मेमोरी है, कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस है, और इसको कई सारे यूजर्स एक साथ यूज कर रहे हैं। तो हर एक यूजर को, हर एक प्रोसेस को टाइम अलॉट करना, ताकि हर एक को फेयर चांस मिल सके उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाने का। ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर लास्ट में आता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कई सारे सीपीयू एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैंने कल या परसों आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताए थे। उन कंप्यूटर्स में मैंने एक ऐसा कंप्यूटर बताया था जो मल्टी प्रोसेसर होता है, जिसमें बहुत सारे सीपीयूज एक साथ काम कर रहे होते हैं कंकरेंटली। वो कौन सा कंप्यूटर था? जरा मुझे अब उसका नाम बताओगे? वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम था जिसमें कई सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, कई सारे सीपीयू होते हैं? बताइए। कंप्यूटर। हाँ, सिंपल सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कई सारे प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो जब कई सारे प्रोसेसर्स हैं, तो उन प्रोसेसर्स का मैनेजमेंट भी करना होगा। तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, वो इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि कई सारी प्रोसेस चल रही हैं, कई सारे प्रोसेसर्स उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, लोड बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोड बैलेंस करना, डेडलॉक को प्रिवेंट करना, और कई सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। मेन यहाँ पे एसेंस जो है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है लोड बैलेंसिंग, कि हर एक प्रोसेसर को बराबर लोड दिया जाए, किसी पे ज्यादा ना हो और कोई खाली ना पड़ा रहे, सबको इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ऐसा भी ना हो कि रिजल्ट खराब हो जाए लोड बैलेंसिंग के चक्कर में। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, ताकि इस तरह के कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को मैनेज कर सके। तो ये इतने अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हमने कौन कौन से देखे? सबसे पहले सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, फिर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी यूजर, फिर मल्टीटास्किंग, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखना है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन चीज याद रखनी है कि यहाँ पे
ये वहां यूज होते हैं जहां पे लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज हो हमारे पास। जहां पे भी लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वहां पे यूज होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना होकर के कमांड लाइन इंटरफेस होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहां यूज होता है जहां पे यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिना यूजर के इंटरेक्शन के ऑटोमेटिकली बल्क में हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है, हम उसे प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करते हैं। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में यूज होता है। और फिर लास्ट में आता है हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे कई सारे प्रोसेसर्स होते हैं और टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और लोड बैलेंसिंग यहाँ पे की जाती है। यहाँ तक जितना मैंने बताया वो सभी को क्लियर है एकदम? तो मेरे को रिप्लाई करिए। बिल्कुल समझ में आई ये बात अच्छे से, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हैं। यहाँ से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब विंडोज 10 के बारे में हमें थोड़ी डिस्कशन करना है। विंडोज 10 क्या है? तो विंडो 10 जो है 29 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जो विंडोज 8.1 के बाद आया। इसमें विंडोज 7 और विंडो 8 दोनों के कई सारे फीचर्स हैं जिनको कंबाइन किया गया। जो बेस्ट फीचर्स है विंडोज 7 और विंडो 8 के, उनको कंबाइन किया गया और उससे बनाया गया फाइनली हमारा विंडोज 10। विंडोज 10 एक बहुत ही पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका बहुत वाइडली यूज किया जाता है बहुत जगहों पर। मेन इसके हमें फीचर्स पढ़ने। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला होता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या है? विंडोज 7 और विंडोज 8 के बेस्ट एलिमेंट्स को उठाया गया और एक स्टार्ट मेन्यू बना दिया गया। स्टार्ट मेन्यू में मेन चीज क्या होती है? ये हमें रियल टाइम अपडेट्स दिखाता है। हमारे जो एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड आज का क्या अपडेट है वो दिखाता है टाइल्स में। ये जो देखो राइट हैंड साइड पे कई सारी टाइल्स बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड कई सारे अपडेट्स और इवेंट्स ये हमें डेली दिखाता रहता है। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ी डरावनी सी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, उसके लिए वो यही मिली मेरे को, मैंने इंसर्ट कर दी थी। तो ये क्या है? वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वॉइस असिस्टेंट है कोर्टाना। माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल असिस्टेंट है। यहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके और आपको ढूंढ करके वो डेटा देगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट 10 के साथ, विंडोज 10 के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। और ये सक्सेसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर दिया गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर करके लाया गया माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या होता है? ये ऐसा व्यू होता है जो प्रेजेंट में कितने रनिंग टास्क हैं आपके वो दिखाता है। टास्क व्यू ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब की चैट बॉक्स में लिख देता हूं। विंडोज प्लस टैब की, इन दो कीज को एक साथ में आप प्रेस करोगे तो क्या होता है? जितने टास्क करंटली रनिंग होते हैं और जितने रिसेंट टास्क होते हैं वो सारे के सारे टास्क आपको दिखाई देने लगते हैं टाइल्स के फॉर्मेट में। और एक दूसरी की होती है ऑल्ट प्लस विंडोज, ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब ये जो शॉर्टकट की होती है इसका यूज किया जाता है नॉर्मली क्या करने के लिए? एक टास्क से दूसरे टास्क में डायरेक्टली स्विच करने के लिए। एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद होता है विंडोज स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट क्या होता है? आप कोई भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जो शॉर्टकट की होती है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। विंडोज प्लस नहीं, ये तो क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। और कंट्रोल
इसकी शॉर्टकट की एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रही है क्या होती है। विंडोज एक्स नहीं है, विंडोज सी नहीं है। नो, विंडोज प्लस एस से तो होगा, विंडोज प्लस जी, विंडोज प्लस एच, नो, विंडोज प्लस के, नॉट दिस, अरे ये तो पूरा का पूरा मिनिमाइज हो गया। विंडोज प्लस एस, विंडोज प्लस ए, छोड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, विंडोज प्लस बी नहीं चाहिए, एम नहीं चाहिए, जेड एक्स के, सारी कीज मैंने प्रेस कर दी। विंडोज प्लस एफ, ओके, विंडोज प्लस एफ है आई थिंक। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे करता हूँ। विंडोज नहीं, विंडोज प्लस एफ से खुलता है फीडबैक हब। मैं देख लेता हूँ उसकी, मैं आपको बता दूंगा जो इसका मेन शॉर्टकट की है। इसका सिंपल से यूज क्या होता है स्नैपशॉट लेने के लिए। जैसे आप विंडो, हाँ, वो तो प्रिंट स्क्रीन आप नॉर्मली दबा दोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। एक स्नैप असिस्ट एक अलग है, वो अलग फीचर है उसमें। मेरे को शॉर्टकट की उसकी याद नहीं आ रही है, ऑल्ट प्लस वी या क्या होता है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। देखो अभी मैं आपको आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है। मैं काम करता हूँ, आपको जो है अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी देखो मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट सी जैसे मैंने दबाया, देखो क्या हुआ। अब एक कर्सर आ गया, कर्सर क्या क्या बोल रहा है, सिलेक्ट स्क्रीनशॉट एरिया। मैंने मान लो यहां से लेके यहां तक इतना एरिया अगर सिलेक्ट कर दिया ना और सेव कर दिया, बस इतना लेके मैंने छोड़ दिया। अब इसको मैं कहीं पे भी जाके अगर पेस्ट करूंगा ना, मैं खोलता हूँ फोटोज को, ओपन करता हूँ, फोटोज नहीं, मैं ओपन कर लेता हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर कर लेते हैं ओपन, अपन क्या था वो, पेंट, पेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी दबाता हूँ। तो देखो जितना मैंने एरिया लिया था ना, उतना का उतना एरिया स्क्रीनशॉट में आ गया। क्लियर है ये चीज। स्नैपशॉट और प्रिंट स्क्रीन में डिफरेंस है। प्रिंट स्क्रीन क्या करेगा, पूरे के पूरे स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लेगा, लेकिन विंडो कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ में जब दबाओगे तो एक स्पेसिफिक एरिया, जितने एरिया का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए उतने एरिया का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाई देगा। क्लियर है। और फिर विंडोज इंक फीचर है। विंडोज इंक फीचर क्या, अगर आपके पास डिजिटल पेन है और आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन सपोर्ट करता है तो आप बस डिजिटल पेन का यूज करके अपने स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, पार्सल स्क्रीनशॉट इसको कह सकते हैं। अपनी मर्जी से हम इसको जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद विंडोज हेलो फीचर है। विंडोज हेलो फीचर क्या होता है, आपके लैपटॉप में अगर हार्डवेयर है तो फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए आप लगा सकते हो। फिर सिक्योरिटी फीचर्स में तो जो विंडोज डिफेंडर है, विंडोज डिफेंडर बाय डिफॉल्ट इसमें मिलता है हमें। बिल्ट इन एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन भी आता है, बिटवेयर एन्क्रिप्शन भी आता है। तो बहुत सारे फीचर्स जो है विंडोज 10 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, फिर इसके बाद गेमिंग फीचर्स है। एक्सबॉक्स आपको मिलता है। एक्सबॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी। अरे नहीं, अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ में भी स्क्रीनशॉट एरिया आता है और कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ में भी आता है। कई सारे कीज हैं, ऐसी प्रेस कर करके कुछ भी पता चलता है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ में ये ओपन हो जाएगा और आप वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही पता चलता है फीचर्स एक्सप्लोर करते करते। अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड अगर आपको करनी है। ओके, बढ़िया फीचर, ये भी एक पता चल गया आज। फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में क्या है, सारे के सारे फीचर्स और वो जो ऐप वगैरह है आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड में होता है प्ले स्टोर और एप्पल में होता है ऐप स्टोर, वैसे ही विंडोज में है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब कुछ मेजर एप्लीकेशंस में जनरल प्रोडक्टिविटी के एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आपको साथ में मिलता है।
जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये 4 चीजें मिलती हैं। इसमें से क्या है, अभी एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तो हम पूरा कवर करेंगे, सारा चीजें आपके सिलेबस में। एमएस एक्सेस नहीं है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है एक नोट मेकिंग एप्लीकेशन है, जिसमें आप नॉर्मली अपने क्या नोट्स वगैरह बनाते हो, कुछ लिखना चाहो, अपने थॉट्स लिखना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहते हो, वहां पे आप नोट्स आराम से लिख सकते हो। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है हमको, जो कि विंडोज 10 का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है। और ईमेल क्लाइंट के लिए हमें मिलता है एमएस आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मिलता है जिसमें आप मेल की बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, एक बहुत ही पावरफुल ईमेल सर्वर है, जिसमें आप बहुत सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, जो कि हम 14th यूनिट में पढ़ेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग टूल्स भी हैं, जिसमें से एक है हमारे पास विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए काफी यूज किए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर क्या है, एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। कल हमने जो कई सारे फीचर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखी हैं, उन कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट हम करते हैं फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू। इसमें क्या है, आप कई सारे फोल्डर्स और फाइल्स में नेविगेट कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत सिंपल सा है। फाइल ऑपरेशंस आपको कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम करने के, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बहुत सिंपल फीचर्स मिलते हैं। फाइल प्रीव्यू मिलता है, जिसमें आप जो कि रिसेंटली यूज फाइल्स होती हैं, और फाइल का प्रीव्यू का मतलब आपने उस फाइल पे क्लिक किया और राइट हैंड साइड पे आपको दिखने लगा उसमें कंटेंट क्या है। फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें क्या डेटा है। फिर उसके बाद होता है सर्च फंक्शनैलिटी। आप कोई फाइल सर्च कर सकते हो, आसानी से तुरंत मिल जाएगी। लाइब्रेरीज में अरेंज होती है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और कई सारी चीजें होती हैं। फेवरेट्स आप पिन कर सकते हो। क्विक एक्सेस एक नेविगेशन बार होता है, जिसमें जो आपने फाइल रिसेंटली ओपन करी है वो क्विक एक्सेस में आ जाती है, रिसेंट एक्सेस में आ जाती है। फाइल की प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। टास्क बार जंप लिस्ट होती है आपके पास, और इंटीग्रेशन विद क्लाउड स्टोरेज, यानी कि इस फाइल एक्सप्लोरर जो है ये आपका डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है किसी भी क्लाउड के साथ, चाहे आप गूगल ड्राइव के साथ इंटीग्रेट करना चाहो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के साथ इंटीग्रेट करना चाहो, वहां पे आपका क्या है, आपकी ईमेल आईडी पर सारा बैकअप जाता रहेगा। तो ये कई सारे फीचर्स हैं। तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ विंडोज 10 और फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।